नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पियाजे के वो सभी क्वेश्चन जो सीबीएसई ने दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 के महीनों में सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे थे। इनकी संख्या 100 रहने वाली है, यानी आज के टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ में। चलिए, आज का टेस्ट कहीं या क्लास कहीं शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ डेली रात 8:30 बजे सीटेट की बेहतरीन क्लास आप सभी के लिए लाई जाती है। साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं या रजिस्टर करवा सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। व्हाट्सएप नंबर 8076392717। आपको करना सिर्फ इतना होगा, सबसे पहले ये नंबर सेव करना होगा, उसके बाद में आपको इस पर व्हाट्सएप करना होगा अपना नाम और साथ में लिख के भेजना होगा कौन से एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आपका मैसेज मिलता है कुछ समय बाद हम आपका नंबर सेव कर लेंगे, उसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, नंबर सेव करोगे तभी व्हाट्सएप स्टेटस दिखेंगे। व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर आपको नोट्स के लिंक दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स के लिंक, जैसे कि सीटेट पेपर 1 के अंदर ईवीएस है, ईवीएस के इंपॉर्टेंट लिंक दिए जाएंगे कि जैसे ईवीएस के 10 पेजेस के नोट्स हैं तो 10 पेजेस में से 15 नंबर का क्वेश्चन पूरा का पूरा ऐसे कि ऐसे आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड हमने नोट्स बनाए हुए हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे ये आपको। इसके साथ ही एनसीएफ के टैग वर्ड हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी एनसीएफ के टैग वर्ड्स की, तो वो टैग वर्ड हैं, उनकी लिस्ट है, वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही एनसीएफ के बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जो पिछला सीटेट हुआ था, लगभग 350-400 जो क्वेश्चंस है वो भी हमने बता रखे हैं। पहले तो वो आप ये कह सकते हैं कि अनसोल्ड है, उसके बाद में सोल्ड मार्क कर रखे हैं, रेड में बता रखा है कि कौन सा उसका आंसर है। ठीक है, तो ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन के हैं, अब हम कुछ टाइम में ये जो पियाजे वाले हैं ये क्वेश्चन भी डाल देंगे, तो ये सभी आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भैया पियाजे का थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। पियाजे के अंदर 4 स्टेजेस थी। ठीक है, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। पहली स्टेज के अंदर क्या था, बच्चा अभी इंफॉर्मेशन को ले रहा था और करने के लिए वो क्या कर रहा था, केवल इमिटेट कर रहा था। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंट होता है, कहीं गायब नहीं होता, बेशक वो सुने, देखे या महसूस ना करें। सेकंड आपका होता है, सेकंड स्टेज के अंदर बच्चा ज़्यादातर अपनी कन्फ्यूज़न को डेवलप करता है, कन्फ्यूज रहता है बच्चा। क्यों? क्योंकि उसने आसपास में यही चीज़ें देखी होती हैं, बहुत सारी अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, जैसे एनिमिज्म कि सारी दुनिया जो भी निर्जीव चीज़ें हैं वो भी उसको सजीव लगती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं कल की वीडियो के अंदर। ठीक है, इसके अलावा तीसरी स्टेज में जो ये कन्फ्यूज़न होती है ये ख़त्म होती हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और सभी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाती हैं। चौथी स्टेज में अब बच्चे की सोचने समझने की शक्ति और ज़्यादा बेहतर हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की ये थोड़ा सा रिवाइज करवाया मैंने, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं पियाजे को, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहली बात तो है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रन लर्न प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था है। इस उम्र में बच्चे के साथ दिक्कत क्या रहेगी, वो कन्फ्यूज़न में रहेगा और उसने अपनी कुछ थ्योरीज बना रखी होंगी जो कंसेप्चुअली गलत होंगी। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा है, रिवर्सिबल थिंकिंग होती है, नहीं, उसकी तो इरिवर्सिबल थिंकिंग होती है। ठीक है, मेक बिलीव प्ले ये होता है आपका प्रतीकात्मक खेल या फिर प्रतीकात्मक विचार होते हैं। अगर मान लो उसको माचिस का डब्बा दे दिया तो उसको कार बना के खेलेगा, उसके हिसाब से वही कार है, तो ये चीज़ होती है। क्लासिफिकेशन उसको तीसरी स्टेज में आती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है दूसरी स्टेज में, तो ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, संरक्षण की कमी होती है दूसरी स्टेज में। पूर्व संक्रियात्मक में संरक्षण उसका बाद में कहाँ आ जाता है, उसका तीसरी स्टेज में आ जाता है ये। तो इसका उत्तर क्या है, दूसरे वाला उत्तर है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लीजिए भाई, कह रहे हैं एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है। छोटी बालिका, जब प्रतीकात्मक खेल की बात हो रही है तो ये तो पूर्व संक्रियात्मक में ही आएगा, अभी हमने बात की थी, लेकिन अभी बात करते हैं। पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, ये कौन सी बात होती है, ये होती है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, जब उसको लगता है कि जो मैं कह रही हूँ सब वैसे ही सोचते हैं और उसको किसी दूसरे बच्चे की, व्यक्ति की बात समझ में नहीं आती, उसका दृष्टिकोण समझ में नहीं आता, वह अपनी पकड़ से बाहरी घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए गए चरण कौन से है, पूर्व संक्रियात्मक है। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये सारी चीज़ें उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं फ्रॉम ए पियाजियन
पर्सपेक्टिव द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग। आप समझो दो चीज़ें थी, एक था एकोमोडेशन, एक था एसिमिलेशन। दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क क्या था एकोमोडेशन में और एसिमिलेशन में? एसिमिलेशन में जब आपके पास में ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है या आपके पास में ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, उन्हीं नोट्स में आप नए नोट्स को ऐड कर रहे हो, नए नोट्स को यानी उसी पेज पे कर रहे हो। जब आप कोई नया टॉपिक ऐड कर रहे हो तो वो आपका क्या था? वो आपका एकोमोडेशन था। यानी कि जब आप स्कीमा के अंदर चेंज कर रहे हो यानी नोट्स के टॉपिक में ही चेंज कर रहे हो कि ये तो नए नोट्स में आएंगी ये चीज़ें, तो आपने नए नोट्स बना रहे हो आप, तो वो आपका एकोमोडेशन होता है। और उन्हीं नोट्स के अंदर आप ऐड कर रहे हो कि अच्छा ये पियाजे के अंदर ये चीज़ है तो पियाजे के अंदर ये चीज़ भी होती है। या फिर आप ये कहें कि आप आपने लैपटॉप में कोई फोल्डर बना रखा है, उसी फोल्डर में आप एक और चीज़ और ऐड कर रहे हो, तो आपके लिए एसिमिलेशन होता है यानी कि आत्मसातकरण होता है। और समायोजन कहा होता है जब आपको नया फोल्डर बनाना पड़े। तो इसमें कहा गया है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा यानी कि उसी फोल्डर में आप ऐड कर रहे हो, तो ये क्या है? एसिमिलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समझने लगी है कि शब्द वस्तु के प्रतीक हैं, यानी कि उनकी सिंबॉलिक थॉट उसके शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती, ना तो सीरिएशन कर पाती। सीरिएशन और ये जो संरक्षण है ये तीसरी स्टेज में आता है, यानी कि अभी बच्चा कन्फ्यूज़न में है तो वो कौन सी स्टेज में रहेगा? दूसरी स्टेज में रहेगा। देखो पहली स्टेज में तो दो ही तीन चीज़ें हैं, कौन सी हैं? कि पहली स्टेज में यानी कि पहली सेंसरी मोटर स्टेज है, बच्चा सेंसिस से लेता है, आया समझ में? या फिर उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, तो ये दो तीन चीज़ें रहेंगी आपकी। उसके अलावा फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज अमूर्त वाले में अमूर्त उसकी विचारधारा आ जाती है और वो बहुत मुश्किल चीज़ें करने लग जाता है, वो उसमें रहेगा। बाकी जितनी भी कन्फ्यूज़न रहेगी वो प्री ऑपरेशनल में रहेंगी, कन्फ्यूज़न खत्म होगी कंक्रीट ऑपरेशनल में रहेगी, मैंने पहले भी बताया मूर्त संक्रियात्मक में भी रहेगी। तो अभी वो क्या नहीं कर पाता? क्रमबद्धता और संरक्षण। क्रमबद्धता कि छोटे से बड़े में लगाना उसको नहीं आता, तो ये अभी वो कौन सी स्टेज में है? वो अभी स्टेज में आपकी में प्री ऑपरेशनल में। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कौन सी थ्योरी में बच्चे की सिंबॉलिक लैंग्वेज के ऊपर बात की गई है? ठीक है, वो पियाजे में ही की गई है, सीधी बात थी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे डेवलपमेंट चेंज टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉग्निटिव फंक्शन। डेवलपमेंट कैसे होता है? एक्सपीरियंस और ट्रांसमिशन से होता है या फिर आपका एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन? यही बात कह रहा है जो पियाजे। क्या कहता है कि हम जितने भी हमारे स्कीमा बनते हैं, बिगड़ते हैं, चेंज होता है, उनके अंदर क्या होता है? और स्कीमा के ही बनने को और उसकी जो आप ये कहते हो उसकी जो सोच है उसको कन्फ्यूज़न ख़त्म होने को एसिमिलेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो यही है आपका आंसर, सेकंड है, इसी से होता है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एक 5 साल की बच्ची है, उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए हैं। ठीक है, 5 इंग्लिश में 10 लिखा हुआ था, हिंदी में 5 लिखा हुआ, पर कोई नहीं। तो बच्ची ने उन पत्थरों को अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त, फिर उन पत्थरों को बार बार गिना। जिन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में के से संज्ञानात्मक स्कीमा ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, इनमें से कौन सा कंसेप्ट वो सीखने की कोशिश कर रही है, आपको ये बताना है। सीरिएशन क्या होता है? छोटे से बड़े में लगाना, इस तरह की चीज़ें सीरिएशन में होती हैं। ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, ठीक है, तो ए भी बड़ा होगा सी से, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये आपकी सबसे लास्ट स्टेज में चलती हैं, इस बात को ध्यान समझ लेना। नॉमिनल स्केल मुझे नहीं पता क्या होता है, छोड़ो इस चीज़ को, ये काम का भी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ नंबर यहाँ समझेंगे उसको, बच्चे को गिनतियों का, अब वो कंजर्वेशन कर रहा है कि आपका चाहे शेप बदल दो आप, ठीक है, जैसे ये शेप ही बदल रहे हैं। पहले पेबल्स को 5 पत्थरों को इस तरह से रख दिया, अब अगली बार ऐसे करके रख दिया, कहा बताओ कौन से ज़्यादा हैं? तो बेशक पत्थर तो सेम है ना, उस बच्चे के पास में पत्थर सेम है, तो अब गिन के देखो, बच्ची वही तो कर रही है। उसको जो पत्थर दे दिए कि बेटा गिन के देख अलग अलग में, फिर उसने गोले में रख दिए ये 5 पत्थर, ठीक है, कि चाहे मैं पत्थर को कैसे भी रख लूँ, मेरे पत्थरों की जो गिनती है वो कम ज़्यादा नहीं होगी। आया समझ में? तो ये क्या है? ये कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स था। इसी तरह से जो आपका कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम आपने पढ़ाई होगा कि एक
बच्चे को वो दे दिया, क्या नाम है, इसके अंदर पानी है एक जार के अंदर और एक लंबा ग्लास है। अब उस बच्चे को कहा कि बेटा इसके अंदर पानी डालो, पानी डाला तो अब वो यहाँ तक दिख रहा है। तो अब बच्चे को कहा कि बताओ किस में ज़्यादा है। बच्चे को पहले ये जब दिखा रहे थे कि इसमें ज़्यादा है तो बच्चा यही सोच रहा था, लेकिन अब जब ये चीज़ करवाई उससे तो उसको पता चलेगा भैया पानी तो सेम ही था, पानी कम ज़्यादा नहीं हुआ ग्लास में डालने के बाद में, नहीं वो, क्योंकि बच्चे को अभी बच्चे बच्चे की सेंट्रेशन होती है, बच्चे के अंदर केंद्रण की आपकी ये कह सकते हैं थिंकिंग होती है, तो वो दूसरा पर्सपेक्टिव देख ही नहीं पा रहा कि ये लंबा बेशक है लेकिन इसकी चौड़ाई कम है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ है कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अब एक चीज़ समझना, यहाँ ये नहीं कहा जा रहा 5 साल में अगर आपका देखा जाए, अगर स्टेज पूछे तो स्टेज तो इसकी 2 से 7 ही है, प्री ऑपरेशनल ही है, लेकिन अब उसके अंदर क्या चीज़ है, कन्फ्यूज़न हो रही है, वो बच्चा कन्फ्यूज़न में है अभी, और उस चीज़ को कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना चाह रहा है टीचर। अब यही वाली बात है, इसी वजह से पियाजे को क्या करा जाता है, पियाजे को ये कहा जाता है कि भैया इसने तो प्री ऑपरेशनल वाले बच्चों को, छोटे बच्चों को इसने तो बहुत कमज़ोर मान लिया था, इसने तो बहुत ऐसी ऐसी बातें कही थी कि ये बच्चे को नहीं आएगा, ये बच्चा इस लायक नहीं बनेगा। लेकिन उसका कारण क्या था, क्योंकि वो ये कहता था कि बच्चा खुद से करेगा। यहाँ क्या कर रही है, यहाँ टीचर करवा रही है उससे। ठीक है, तो इस वजह से जो शिक्षिका करवा रही है, शिक्षिका ने ये सारा काम दिया है कि उसको हिंट दे रही है, उसको स्काफोल्ड कर रही है, तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि हो सकता है वो जल्दी सीख ले। पर चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत आसान है, कह रहे हैं कि इन जीन पियाजे थ्योरी क्रिएशन ऑफ न्यू स्कीमा, यानी कि नया फोल्डर बना रहा है, नया टॉपिक, नए नोट्स बना रहे हो आप, तो ये क्या होता है, ये एकोमोडेशन होता है, समायोजन होता है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज कंसेप्ट फ्रेमवर्क, कंसेप्ट क्या है जीन पियाजे के अनुसार, स्कीमा है भाई, मैंने आपको बताया था स्कीमा कंसेप्ट ही होते हैं जो अलग अलग आपके बनाए जाते हैं। तो यही है, बिल्डिंग ब्लॉक आ जाएगा कभी लिखा हुआ, कभी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, गिन चुन के चीज़ें हैं पियाजे के अंदर, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। चलिए आसान है, लो भाई आपके हिसाब से क्रोनोलॉजिकल वे में लगा दो। सबसे पहले क्या आता है, सबसे आप पहले आता है सेंसरी मोटर स्टेज आती है, संवेदी गामक, किस में है, इसमें तो कंक्रीट है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर नहीं, दूसरा ही आपका उत्तर है। सेंसरी मोटर के बाद प्री ऑपरेशनल आएगी, प्री ऑपरेशनल के बाद कंक्रीट आएगी, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन आएगी, यही आपका उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से किस चीज़ का ये कह सकते हैं आलोचना की जाती है पियाजे की, तो कह रहे हैं पियाजे डिड नॉट बिलीव चिल्ड्रन टू बी इंटेलिजेंट बीइंग। पियाजे तो कहता था बच्चे बुद्धिमान होते हैं, बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस उनकी बुद्धि हमारी बुद्धि से अलग चलती है, कम ज़्यादा नहीं होती, ये बात कहता था वो तो। पियाजे अंडर एस्टिमेटेड, हाँ ये वाली बात कही जाती है कि प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की क्षमताओं को उसने कम करके आका हुआ है, ये वाली चीज़ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के अंदर कुछ इंस्टिंक्ट होती है, रिफ्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब बच्चा जिन चीज़ों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ पैदा होता है उनको कह देते हैं स्कीमा। ठीक है, मेनली 2 होते हैं ये, पकड़ना और चूसना, पकड़ना और चूसना, ये बच्चा इन स्कीमास के साथ में पैदा होता है, इस बात को ध्यान से समझ लेना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं 9 साल की बच्ची है, तो ये कौन से वाली स्टेज में आई, पहली बात तो स्टेज जब नीचे दे रखे हैं तो 0 से 2 होती है, 2 से 7 होती है, 7 से 11 होती है, तो ये तीसरी स्टेज में आई है, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल में आई है। देखते हैं कह क्या रही है। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को अपने पास के अनुसार वर्गीकृत किया है, क्लासीफाई कर रही है। क्लासीफाई हमेशा बच्चा जो कंक्रीट ऑपरेशनल वाला वो होगा। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या फॉर्मल ऑपरेशनल वाला क्लासीफाई कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जब वो जो चीज़ उसने यहाँ सीख ली तो वो यहाँ भी तो कर ही सकता है, क्या दिक्कत है? ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, वो 9 साल की बच्ची है, तो तीसरे उसमें आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। लो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, वर्तमान स्कीमा में, वर्तमान के फोल्डर में आप ऐड कर रहे हो, वर्तमान में आपने जो नोट्स बनाए उसी के अंदर ऐड कर रहे हो, कुछ बदलाव नहीं कर रहे, यानी कि नए नोट्स नहीं बना रहे। नए नोट्स क्या होता है, नया टॉपिक, कि अच्छा ये पियाजे में है तो मैं पियाजे में ही लिख रहा हूँ, तो वो एसिमिलेशन है। लेकिन नहीं, ये तो भैया कोहलबर्ग का आ गया, तो अब मैं कोहलबर्ग के लिए एक नया पेज लेके, नया नोट्स लेके या नया फोल्डर बना के उसमें डालूंगा। तो वो आप जब नया फोल्डर बना लेते हो या नया पेज ही बदल लेते हो, तो वो आपका क्या होता है, यानी कि स्कीमा को जब आप नया बनाते हो, स्कीमा बदल लेते हो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, वो आपका हो जाता है
एकोमोडेशन, लेकिन यहाँ क्या है, फिट कर रहे हो उसी स्कीमा के अंदर। तो ये आपका आत्मसातकरण, आत्मीसातीकरण, ऐसा ही कुछ लिखा आएगा। इंग्लिश के अंदर सेम रहेगा, हिंदी में नाम अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये तो, फिर से सीक्वेंस स्पीच लिया, जीन पे आ जाएगा। ये दूसरा उत्तर है आपका। चलो भाई, आसान था, कोई दिक्कत की बात थी नहीं। ठीक है, हाँ भाई, ये लो। अब देखो, इनमें से बचाओ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाला, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक वाला बच्चा क्या कर पाएगा। रौनक के पास 11 चॉकलेट हैं। हिज सिस्टर हैज़ ट्वाइस एज मैनी। हाउ मैनी चॉकलेट दे बोथ 8 इन टोटल। बच्चे से पूछ ले, ये कंक्रीट स्टेज में ही बता देगा बच्चा। क्यों? क्योंकि बच्चे के सामने चॉकलेट रखी हुई है और वो उस हिसाब से करके बता देगा। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बी सी से बड़ा है तो ए भी सी से बड़ा होगा। ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, ये हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है। इसका नाम कमेंट करो, मैंने अभी क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात हुई थी। ठीक है, ये भी सिंपल है। हाउ मैनी होल नंबर्स, ये भी बच्चा कर लेगा पहले ही। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज वाली बात नहीं है इसके अंदर कोई भी। इनमें से कौन कहता है कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है? ये जीन पियाजे कहता है, इस बात को समझ लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को उन्होंने साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेव थ्योरीज, आप कहोगे जब एनसीएफ भी क्या कहता है, एनसीएफ कहता है बच्चों की नेव थ्योरीज या कुछ गलतियां होती है उनको डांटो मत, उसके लिए वो उनको करने दो, आपको पता चलता है बच्चे एक सोच कैसे रहे हैं। इसी तरह से नेव थ्योरीज भी बच्चे को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब चिल्ड्रन स्टार्ट ऑफ विद प्री कंसेप्शन ऑफ रियलिटी एंड दीज कंसेप्शन इन्फ्लुएंस देयर अंडरस्टैंडिंग इन स्कूल। सभी बच्चे वास्तविकता की पूर्व संकल्पनाओं से आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ ये संकल्पनाएं प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। अब क्यों बच्चों को ये कह रहे हो कि वो अपनी नेव थ्योरी स्कूल के अंदर लेकर आएँ? बच्चे ने दिमाग में कोई चीज़ बैठाई हुई है, आप बच्चे से पूछने की कोशिश करते हो ना, अच्छा बेटा आप बताओ, अगर ये चीज़ आपको ये समझ में नहीं है तो आप सोच क्या रहे हो इसके बारे में। तो जब तक वो अपनी सोच नहीं बताएगा, आपको क्या पता, आप उसको पीटते रहो, उसको डराते रहो, आप कुछ भी करते रहो, उसको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो दिमाग में अपनी अलग ही सोच लेके चला हुआ है। तो उसके हिसाब से तो पृथ्वी अगर ऐसी है, सीधी सीधी चल रही है, तो कोई उसको ये बताता है कि भैया हमारा अगर आप इधर से जाओगे तो इधर से वापस आ जाओगे, तो वो ये कहेगा ऐसे कैसे हो गया भाई, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर जब बच्चा बताएगा, आप बच्चे से बात करोगी बेटा पृथ्वी गोल है और आप यहाँ कहीं खड़े हो, और जब आप यहाँ से चक्कर मारोगे तो वापस यहीं तो आओगे, तभी तो ये सारी चीज़ें चलेंगी उस बच्चे के लिए। तो उसकी जो नेव थ्योरीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इस बात को ध्यान से समझ लो। तो ये असर्शन भी ठीक है और रीजनिंग भी, ये भी ठीक है, इसी यही कारण है इसका। ठीक है, रीजन वाला क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कहते हैं पियाजे के अनुसार इसमें क्या है, थॉट और लैंग्वेज से है। पहले क्या आता है, थॉट आता है, फिर लैंग्वेज आता है। तो भाषा चिंतन का निर्धारण करती है या चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, ये बताओ। तो जब भाषा चिंता का निर्धारण करती है, इसका मतलब भाषा पहले आती होगी, लेकिन पियाजे ने तो ये बात नहीं कही है। पियाजे ने कहा है कि पहले चिंतन आता है, यानी कि थॉट डिटरमाइंस द लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी देखा था, जब कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स देखा था हमने। ये कह रहे हैं कि 2 ग्लास हैं, 2 ग्लास के अंदर सेम अमाउंट है, लेकिन अब जो ये कह रही हैं अनु थिंग्स दैट टोलर ग्लास होल्ड मोर वाटर, यानी कि लंबे ग्लास में ज़्यादा वाटर होगा जबकि छोटे और चौड़े ग्लास में कम होगा। ठीक है, तो ये कहती है, तो ये क्या है, कंजर्वेशन है, यानी कि संरक्षणात्मक है, जिसके अंदर इसमें बच्चे की ये कमी है। ये किस चीज़ में होता है, ये जब बच्चा 2 से 7 साल में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है, ये लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं है, ये कह रही हैं वो ये सोचती है कि ज़्यादा नहीं है। मैं क्वेश्चन पूरा सही तरह से पढ़ा नहीं। 2 ग्लास में समान मात्रा में जल है, परंतु अन्नू सोचती है लंबे ग्लास में अधिक जल है। अच्छा हाँ, ये तो यही सोच रही है ना, ठीक है, ये कंजर्वेशन है, लैक ऑफ कंजर्वेशन है बच्चे के अंदर। ठीक है, संरक्षणात्मक की कमी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अंदर सही ऑप्शन इसका होना चाहिए था यहाँ पे लैक ऑफ कंजर्वेशन, कि अभी बच्चे के अंदर वो चीज़ आई नहीं है, इस वजह से वो ऐसा सोच रहा है ना। क्योंकि कंजर्वेशन तो बच्चे में 7 से 11 में आ जाता है, इसीलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं।
रिवर्सिबिलिटी किस चीज़ में आ जाती है? रिवर्सिबिलिटी आपको पता है कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाती है। बच्चा जब कंफ्यूज हो जाता है तो इरिवर्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, चलिए आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कौन से उसमें आ जाएगी? फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएगी। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलो भाई, जीन पियाजे के अनुसार किन 4 फैक्टर्स का फर्क पड़ता है? मैच्योरेशन का पड़ता है, एक्टिविटी का पड़ता है, सोशल एक्सपीरियंस का पड़ता है, इक्विलिब्रेशन का पड़ता है। इसमें तो चारों हैं। ऑर्गेनाइजेशन नहीं भाई, ये चीज़ नहीं होती। कल्चर का तो बिल्कुल नहीं पड़ता। पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट, ये तो व्यवहारवादियों ने कहा था, जबकि हमारा ये रचनावादी है, तो पहला ही आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अ टीचर शुड नॉट गिव स्पेस टू डिस्कस चिल्ड्रंस एक्सप्लेनेशन। बच्चों को अपनी व्याख्या की चर्चा करने के लिए कोई स्थान नहीं देना चाहिए। ये तो आप बच्चों को रोक रहे हो, ये तो बात ही गलत है। स्टूडेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ डेवलपिंग कैजुअल एक्सप्लेनेशन। बच्चे अब आप कारक व्याख्याओं को विकसित करने के लिए सक्षम नहीं होते। बिल्कुल सक्षम होते भाई, दोनों ही गलत हो गई ये तो ऑप्शन क्या देखते हैं? ऑप्शन 4 है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, दोनों गलत नहीं है। चलिए आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो भाई। कह रहे हैं एक बच्चा है वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट से ही ओनली। ठीक है, तो बताओ वो कौन सी स्टेज में? तो कंक्रीट ऑब्जेक्ट से, मूर्त वस्तुओं से तो मूर्त संक्रियात्मक में है। लेकिन देखना यहाँ पे केवल लिखा हुआ है। अगर ये होता कि जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है, तो वो तो फॉर्मल ऑपरेशनल वाला स्टेज वाला बच्चा भी कर सकता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था वाला भी बच्चा कर सकता है। लेकिन वो अमूर्त वाली चीज़ों से नहीं कर पाएगा, अमूर्त ऑब्जेक्ट से नहीं कर पाएगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं कर पाएगा। इसलिए वो फॉर्मल में नहीं है, वो कंक्रीट में ही रह गया। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ चाइल्ड मेड अ मेंटल नोट। उसने मानसिक विचार बना लिया। मैंने बताया था हम सभी मानसिक विचार बनाते हैं, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, और वो हमारी क्या होती है? स्कीमाज होती हैं। वे सभी जीव जिनके पंख हैं वे उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं। उसने क्या बनाया? जिनके पंख दिखेंगे वो सभी पक्षी हैं। तो उसने एक चित्र पुस्तिका देखी और एक चमगादड़ को देखा। तो चमगादड़ के भी उसको पंख दिखेंगे तो वो उसको पक्षी ही बोलेगा ऑब्वियसली। तो उसने स्तनधारी कहने की बजाय उसने पक्षी ही कहा। तो ये क्या है? उसी अपनी एक लिस्ट के अंदर, पक्षी वाली लिस्ट में, कि अच्छा ये काला काला ये चमगादड़ ये भी पक्षी होता है, एसिमिलेट कर लिया उस चीज़ को। तो ये क्या होता है? ये एसिमिलेशन है। लेकिन अगर वो अब ये करती कि नहीं भैया ये चमगादड़ ये नहीं है, और वो कोई नया कंसेप्ट बनाती, तो वो एकोमोडेशन होता। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ एसिमिलेशन है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस चीज़ में आ जाती है? चौथे स्टेज में आती है ये। आया समझ में? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग चौथी स्टेज यानी कि कहाँ है? फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। कलेक्टिव मोनोलॉग या ईगोसेंट्रिक स्पीच, ये किसको कहा, किसने इसके बारे में बात की है? जीन पियाजे ने बात की है। जब बच्चा खुद से ही बातें करता है, सोशलाइज नहीं होती स्पीच उसकी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एकोमोडेशन इनमें से बताइए क्या होता है? तो चिल्ड्रन ट्रांसफॉर देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर हो रहा है कुछ भी, तो वो क्या है? वो एसिमिलेशन होता है, ना कि एकोमोडेशन होता है। चिल्ड्रन मॉडिफाई देयर स्कीमा, मॉडिफाई कर रहे हैं अब स्कीमा, नए स्कीमाज बना रहे हैं, तो ये एकोमोडेशन होता है। दूसरा आपका आंसर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि एक 5 साल की बच्ची है जिसको शो किया गया है कि 16 फूल हैं उसके पास में, 4 रेड हैं यानी कि 4 लाल हैं और 12 नीले रंग के हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा क्या कहता है? बच्चा ये कहता है कि भैया नीले फूल अधिक हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। कौन सी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, इसमें आपको ये बताना है। तो भैया 4 क्या थे? 4 तो हमारे लाल फूल थे और 12 नीले फूल थे। अब उसने कहा भी यही है कि नीले फूल ज़्यादा हैं, तो बच्चा यही तो कहेगा। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने दक्षता तो हासिल कर ली ना। और ये कौन सी हुई है? क्लासीफाई किया उसने कलर्स को। ठीक है, तो ये टू मास्टर हिरार्किकल क्लासिफिकेशन हो सकता है भाई। अभी मैं इसका आंसर अगर मेरे से पूछा जाता तो क्लासीफाई ही करके आता मैं भी। ठीक है, यही आंसर मुझे लग रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी शैक्षणिक तकनीक
पर आधारित आपका जो ये सिद्धांत है, अगर आप पियाजे के सिद्धांत पर आधारित कौन सी शैक्षणिक तकनीक होगी, आप ये बताइए। कौन सी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे। फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन मेमोराइजेशन पे नहीं, कंसीडर चाइल्ड एज वाइल डेवलपिंग करिकुलम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसने एज के हिसाब से स्टेजेस दी हुई हैं, तो उसको आप करोगे कि इतने साल में बच्चा इतना मैच्योर हो जा सकता है, ये सब सीख सकता है, या ये सब सीखने लायक बन जाता है। यही वाली बात पियाजे ने कही है, तो दूसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बुनियादी चरण की जो किराए को संगठित व्यवस्था है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक मैंने बताया था, बिल्डिंग ब्लॉक कभी भी आ जाएगा, वो स्कीमा होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ऑप्शन क्या था इसमें, अगर मान लो आपको नहीं भी पता हो तो? रिफ्लेक्सी, जेडपीडी, इनके बारे में तो पियाजे ने बात ही नहीं की है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान है ये तो। नेक्स्ट पे कह रहे हैं ये बताओ कि जब बच्चा पियाजे के अकॉर्डिंग अ चाइल्ड एबिलिटी टू सोल्व कंजर्वेशन प्रॉब्लम डिपेंड्स अपॉन अंडरस्टैंडिंग, इनमें से किस चीज़ के ऊपर लैक ऑफ कंजर्वेशन क्यों होती है बच्चे के अंदर? क्योंकि बच्चा एक ही पक्ष देखता है, तो उसका सेंट्रेशन होता है ना। तो जब बच्चे को डिसेंट्रलाइज हो जाएगी थिंकिंग और रिवर्सिबल हो जाएगी, तब बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। राघव प्रिटेंड टू राइड अ ब्रूमस्टिक, झाड़ू पर इस तरह से चढ़ता है और ये सोचता है कि वो घोड़े की सवारी कर रहा है। तो ये क्या है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है। यही आपका इसका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मिलान करो, लो भाई मिलान यहाँ से कर लेते हैं, हिंदी वालों में मिलान सही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक, यानी जो फॉर्मल स्टेज होती है, उसको कहाँ, उसके अंदर क्या चीज़ आ जाती है? ये देखो आप, उसके अंदर अमूर्त सोच आ जाती है, हाइपोथेटिकल, एब्स्ट्रैक्टली आप ये करने लग जाते हो, तो इसका ये हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक में क्या चीज़ें आ जाती हैं? तर्कपूर्वक चिंतन आ जाता है, संरक्षण नहीं, इसकी तो कमी रहती है। वस्तुओं की स्थिति की समझ आरंभ हो जाती है बच्चे के अंदर, या प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं, यही आता है। प्रतीकों की सोच यानी कि सिंबल्स उसको पता चल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं आती। वस्तुओं की स्थिरता की समझ, यानी वस्तु स्थायित्व गुण आपका कब आता है? संवेदीगामक अवस्था में आता है। तो पहले का दूसरा होना चाहिए, बी का चौथा होना चाहिए और डी का तीसरा होना चाहिए। ये किसका है? पहले का दूसरा किस में? एक तो इसमें है, एक चौथे वाले में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको हम, हाँ ठीक है। फिर है बी का चौथा इसमें था। हाँ यही है आपका उत्तर। कौन सा है? दूसरा आपका इसका आंसर है। ठीक है, आंसर सही है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, आसान था। पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट या लर्निंग के लिए क्या चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है? एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ लर्नर, ये इम्पोर्टेंट है सबसे। आसान है। कह रहे हैं अपने लंबे कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। सारा अपनी बहन को चिढ़ा रही है कि उनके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू का पानी दिया है, नींबू का पानी दिया है। अब उसकी बहन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है। उसकी बहन क्या करती है? कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए देखा है, और वह जानती है दोनों गिलास में नींबू के पानी की मात्रा समान है। इस संदर्भ में सारा क्या दर्शाती है? सारा इनमें से क्या दर्शा रही है? सेंट्रेशन दिखा रही है कि उसकी वो केवल एक ही सोच को देख रही है। ठीक है, सेंट्रेशन है। सेंट्रेशन की वजह से उसके अंदर क्या कंसेप्ट जन्मा हुआ? लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग विच पीरियड डेवलपमेंट डज द चिल्ड्रन बिगिन टू यूज सिंबल? सिंबल इनमें से कौन से उसका यूज़ कर लेता है? तो सिंबल तो प्रतीक किस में होता था? प्री ऑपरेशनल में होता था। लेकिन यहाँ एक चीज़ कही गई है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता, लॉजिकल रीजनिंग इमर्जेस। लॉजिकल रीजनिंग बच्चे के अंदर इमर्ज, हाँ आप ये कह सकते हैं कि शायद एंड में आने लग जाती होगी, लेकिन पहले उस बच्चे में क्या होती है? इंट्यूटिव थिंकिंग होती है। तो ये भी थोड़ा सा एक्सेप्टेबल है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जीन पियाजे ने 4 स्टेज दे दिए हैं। उसके अनुसार वो चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग अलग डिबेट है, उनमें से कौन सी डिबेट में आ जाता है? नेचर नर्चर डिबेट में आता नहीं। हेरिडिटी और वो जो एनवायरनमेंट वाली थी नहीं।
कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूस डिबेट में आ जाता है। मैंने बताया था आपको, जिन्होंने भी स्टेजेस दे रखे हैं वो कहते हैं कि डेवलपमेंट हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो तीसरा आपका होता है। चलिए आसान है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चे के अंदर आ जाती है? अमूर्त सोच कौन सी में आ जाती है? तो भैया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। कई जगह आपको ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी लिखा दिख जाएगा। आप समझ रहे हो ना, हिंदी में आपका कुछ भी नाम आ सकता है, इंग्लिश में सेम नाम रहेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कोग्निटिव डेवलप, किस हिसाब से उसका बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा, क्या कहा है उसने? वातावरण का अवलोकन करेगा, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी बंडूरा ने दी है, इसने नहीं दी है। री इन्फोर्समेंट ये व्यवहारवादी कहते थे, ये नहीं कहता था। एक्टिव एक्सप्लोरेशन ये कहते थे आसपास के परिवेश में सक्रिय खोजबीन, यही आपका उत्तर है, तीसरा आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। In which stage of the cognitive development do children begins to build on each other's play ideas? खेल संबंधी विचार साझा करते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंबल्स, सिंबल आ गए तो ये कौन सी में थे? सेकंड स्टेज में था। बट लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, तो ये आपका किस में है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही है, ये हमने बात की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। तो ये बच्चे में क्या दिखा रहा है? लैक ऑफ सेंस, आपका ये बता रहा है लैक ऑफ कंजर्वेशन है ना। तो यद्यपि उसकी आंखों के सामने समान ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया, वो भी यही कहती है। तो पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण, लैक ऑफ कंजर्वेशन क्यों होता है? क्योंकि बच्चा सेंट्रेशन अभी उसकी थॉट होती है, यानी कि अकेंद्रीयता यानी कि डिसेंटरेशन की कमी के कारण उस बच्चे के अंदर ये दिक्कतें आई, जो कि उसकी तीसरी स्टेज में होने वाली है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चे किस तरह से सीखते हैं? अनुसरण करेंगे, इमिटेट करेंगे, लेक्चर होगा नहीं, रिवॉर्ड देंगे नहीं, सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, ये आपका उत्तर होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कौन से 4 फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट को पियाजे के अनुसार? मैच्योरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस, इक्विलिब्रेशन, चारों हैं आपके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सीताज एबिलिटी टू मॉडिफाई हर एक्शंस राइडिंग अ स्कूटर बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग अ बाइसाइकिल विल बी एग्जाम्पल हो। अब देखो, सीता साइकिल चलाने के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव कर रही है, यानी कि वो स्कीमा में बदलाव कर रही है। तो वो किस चीज़ में आ जाता है? वो एक्मोडेट में आ जाता है। अगर बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू करती तो वो क्या आता है? वो समावेशन कहते हैं हिंदी के अंदर। मतलब वैसे तो आत्मसातकरण मैंने लिखा हुआ देखा, आप देखो इन्होंने समावेशन लिख लिया, तो वो एसिमुलेट करती चीज़ों को। तो मैंने बताया था ना, हिंदी में आपके नाम अलग अलग होंगे लेकिन इंग्लिश में नाम सेम रहेंगे, एसिमुलेशन और एक्मोडेशन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। In the stage, children start using semiotic function rapidly developing language skill. लैंग्वेज स्किल के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा सेंसिटिव पीरियड होता है? 2 से 7 साल का। 2 से 7 साल का इसमें आ जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आसान था, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मोरल डेवलपमेंट से आ गया ये क्वेश्चन, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ये भी जीन पियाजे ने दिया था। सबसे पहले तो ये मोरल डेवलपमेंट पे ही काम कर रहा था, आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। उसके बाद में जब इसने देखा कि अच्छा कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बच्चों का इस तरह से हो रहा है, तो ये बाद में शिफ्ट हुआ। फिर इसके जो मोरल डेवलपमेंट है, इसी के ऊपर आगे जाके काम किया था कोहलबर्ग ने। इसको समझना, आप चीज़ को समझ में आया? नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से किसके अनुसार बच्चे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो खुद बनाते हैं? जीन पियाजे के अनुसार बनाते हैं भाई। बाकी तीनों तो ये थे कि अब पीट के हम बच्चे को खुद भी कुछ भी बना देंगे, बाकी तीनों बिहेवियरिस्ट थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। सीरिएशन क्या है? सीरीज में लगाना क्या है? क्रमबद्धता, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह का ये सीरिएशन होता है। एबिलिटी टू ऑर्डर ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ के हिसाब से। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, हो सकता है चौड़ाई के हिसाब से वो लगा रहा हो, तो कैसे भी लगा सकता है। तो यही आपका सीरिएशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नसीमा, जो 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा कर एक सांप के रूप में परिवर्तित किया जाए तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। उसके हिसाब से क्या हुआ कि एक गोला है, उस गोले को, गोला तो ऐसा सा दिखेगा, लेकिन अगर सांप इस तरह का दिखेगा तो उसको लगता है कि सांप में बना दिया तो अब ये चिकनी मिट्टी ज़्यादा हो गई है, उसको ये लगता है, क्योंकि उसको दिखता है ये तो छोटा सा है और ये लंबा हो गया, तो इसका मतलब चिकनी मिट्टी बढ़ गई है।
तो अब उसके पीछे क्या थिंकिंग है, उसकी सेंट्रेशन है, उसके पीछे केंद्रीयता है, उसके पीछे लैक ऑफ कंजर्वेशन है। उसको नहीं पता वॉल्यूम का कि भैया वॉल्यूम सेम रहता है आपका, चाहे शेप बदल लो, आप रंग बदल लो, साइज बदल लो, लेकिन आपका जो वॉल्यूम रहता है वो सेम रहता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। रीअरेंज स्कीमाज लिंकिंग देम विद अदर स्कीमा टू क्रिएट स्ट्रोंगली इंटरकनेक्टेड कोग्निटिव सिस्टम। रीअरेंज कर दिया स्कीमा, तो अगर केवल रीअरेंज की बात करें तो ये आपका एक्मोडेट हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं दो अलग अलग स्कीमा को, तो ये आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये संगठित कर रहे हो। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सोल्व प्रॉब्लम्स मेंटली बट द प्रॉब्लम दे हिमसेल्फ हैव टू बी रिलेटेड टू मटेरियल नॉट सिंबल। कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं मेंटली, बट प्रॉब्लम उनके सामने होनी चाहिए, सिंबल्स में नहीं होनी चाहिए, यानी कि मूर्त अवस्था में होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ है। तो पहली बात तो जब प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम सोल्व ही बच्चों के अंदर तीसरी स्टेज से होती है ना। तो इस वजह से अब वो मूर्त व्यवस्था के हिसाब से कर सकते हैं, अमूर्त या सिंबल के हिसाब से नहीं कर सकते, तो वो कौन सी में आ जाता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं, वह देखती है पेंसिल ख से बड़ी है, पेंसिल ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि क ग से बड़ी है, तो वह पियाजे की कौन सा है ये, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए बी सी से बड़ा होगा। ये मैंने आपको बताया था, इसका नाम बताओ आप, मैं आपको दिखाने से पहले। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव थॉट, ट्रांजिटिव थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है, सकारात्मक अनुमान। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी के अनुसार ऑपरेशनल स्टेज आर केपेबल ऑफ, बच्चे का ऑपरेशनल स्टेज में जब होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है, तो बच्चा इनमें से क्या चीज़ करने लग जाता है, रिवर्सिबिलिटी करने लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, नहीं भाई ये नहीं कर पाता, ये तो चौथी उसके अंदर आता है ना। ऑपरेशनल कौन सी थी, तीसरी वाली थी ना, एक सेकेंड, ना 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 ना, ऐसा होता है ना, देखो दोनों के अंदर क्या था, ऑपरेशनल स्टेज तो तीसरी और चौथी दोनों हैं, समझो इस चीज़ को। लेकिन पहले वाली है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तीसरी वाली, ठीक है। हिंदी में तो ये चीज़ सही दी गई है, मूर्त संक्रियात्मक चरण, तो इसके अकॉर्डिंग तो आंसर यही हो जाना चाहिए आपका, रिवर्सिबिलिटी। लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में केवल ऑपरेशनल स्टेज लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार तो दोनों हो गई, तीसरी स्टेज भी हो गई और चौथी भी हो गई। फिर तो ये सारी चीज़ें ही करना सीख जाएगा बच्चा, है ना। समझ में आ गया। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थान के अनुसार रिवर्सिबिलिटी इसका उत्तर है। बाकी अगर ऑपरेशनल स्टेज के हिसाब से देखोगे तो चारों ही आपके बच्चा कर पाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तु को कहे गए क्रम में लगाते हैं, यानी सीरिएशन कर रहे हैं बच्चे, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन हो गया, सीरिएशन हो गया, ये बच्चों को तीसरी स्टेज में ही आता है। चलिए कहते हैं अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच रिफाइन एंड ट्रांसफॉर्म मेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि उनका क्या हो रहा है, उनका कन्फ्यूज़न ख़त्म हो रही है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, संतुलीकरण कहते हैं, इक्विलिब्रेशन कहते हैं, है ना। रिफाइन कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्म हो रही है उनका मेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि अब उनकी कन्फ्यूज़न धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाई पियाजे फैसिलिटेटिंग लर्निंग, इनमें से आप पियाजे किस किस चीज़ के ऊपर इंपॉर्टेंस रखता है। शिक्षक की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ टीचर, सही बात है। प्रोविजन ऑफ डाइवर्स मटेरियल, ये भी सही बात है। प्रोवाइडिंग मॉडरेटली नोवल एक्सपीरियंस, नए अनुभव प्रदान करो बच्चों को, बिल्कुल सही बात है। रीइंफोर्समेंट के बारे में पियाजे कुछ नहीं कहता है, तो 1 2 3 यही आपका उत्तर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किस टर्म में बच्चे आसपास की दुनिया के बारे में जीववादी दृष्टिकोण, यानी कि एनिमिज्म होता है, ये कौन सी में होता है, ये दूसरी स्टेज में होता है, सेकंड वाला आपका आंसर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू पियाजे द बायोलॉजिकली चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड, इनमें से क्या होता है, पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तन का होना, यानी कि आपके अंदर वो जैविक परिवर्तन हो गए, उसको आप क्या कहते हैं, मैचोरेशन बोलते हैं उसको। समझना, आपकी 3-4 चीज़ें होती हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये क्या है, तीसरे नंबर का है मैचोरेशन। देखो
4-5 तरह के चेंजेस होते हैं हमारे साथ में। कुछ चेंजेस को आप कह सकते हो लर्निंग, कुछ कहते हो डेवलपमेंट, कुछ को कहते हो भाई आप मैच्योरेशन, ठीक है, कुछ को आप क्या कहते हो, कुछ को आप कहते हो इवोल्यूशन। तो ये आपके चेंजेस रहते हैं। तो देखो लर्निंग के रिलेटिवली परमानेंट जो चेंजेस रहते हैं वो लर्निंग होती है, ये परमानेंट नहीं होती, तो ये रिलेटिवली परमानेंट होती है, तो ये लर्निंग होती है। डेवलपमेंट के अंदर ही मैच्योरेशन भी आता है। मेनली होता क्या है कि डेवलपमेंट जब आपके अंदर चेंजेस हो रही हैं, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होगा वो मैच्योर, मतलब मैच्योरिटी की अगर आपका बात करें तो डेवलपमेंट तो आपका दोनों के ऊपर चलता है, आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के हिसाब से। मैच्योरेशन क्या होता है कि मैच्योरेशन आपके जो जीन्स में जो चीज़ें दी हुई हैं ना, उसको आप जब अटेन करने लग जाता है। एक पक्षी है वो उड़ना सीख ले, आदमी है वो चलना सीख ले, तो वो आप मैच्योर हो जाते हो। आया समझ में? तो क्यों? क्योंकि अब बच्चे से आप ये सोचो कि बच्चा उड़ने लगेगा, बच्चा नहीं उड़ सकता ना, क्योंकि वो उसके जीन्स में ही नहीं है। तो ये मैच्योरिटी होती है कि आपके जीन्स में जो चीज़ थी वो चीज़ आपने अटेन कर ली है, जो कि यहाँ कह रखा है जेनेटिकली जो प्रोग्राम्ड है, आप वो बायोलॉजिकल चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं, तो आपका वो क्या हो जाता है, वो मैच्योरेशन हो जाता है। लेकिन आपके जो बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, आप अपने जीन्स में कोई चेंज कर ली, ये ओवर द पीरियड ऑफ 1000 ईयर 2000 ईयर इस हिसाब से होता है। तो वो क्या होता है, वो आपका इवोल्यूशन होता है, ठीक है। जो कि आपने देखा होगा कि ऐसे कहते हैं कि बंदर से हम इंसान बने हैं, वो इवोल्यूशन हुआ है। आया समझ में? चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इनमें से करेक्ट पेयर जो चूज किया है वो बताओ आप, ठीक है। तो कह रहे हैं संवेदिक चालक अवस्था, देखा नाम बदल गया ना, कभी संवेदी गामक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था आ गया। सेंसरी मोटर स्टेज इंग्लिश में ये वही रहेगा। तो मानसिक प्रदर्शन से जूझना, एंगेजमेंट इन मेंटल मैनिपुलेशन, नहीं भाई ये तो अभी सेंसिस से ही सीखती है सारी चीज़ें, इस उम्र में बच्चा ये तो होता ही नहीं है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, नहीं भाई ये फर्स्ट स्टेज में हो जाता है, सेंसरी मोटर में हो जाता है, ये ऐसा नहीं है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर क्या होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि केपेबल ऑफ ऑपरेशन करने के केपेबल होते हैं, बस एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, अमूर्त चीज़ें नहीं हो पाती, ये बात सही है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अनेबल टू मेंटली रिजर्व एक्शन, नहीं भाई मेंटली रिजर्व एक्शंस वो कर सकता है, ये गलत चीज़ है। तीसरा आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इनमें से प्री ऑपरेशनल स्टेज में कौन सी चीज़ आ जाती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती है, एबिलिटी टू टेक अदर्स पर्सपेक्टिव नहीं आता, ये तीसरी स्टेज में आता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव भी नहीं आते। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अब मैंने ये सीधा तीसरे पे इसलिए गया क्योंकि कई बार गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कुछ लोग कहते हैं फर्स्ट स्टेज में भी आ जाता है बच्चे में, फर्स्ट स्टेज के एंड में, लेकिन वही वाली बात है, अब इसके अंदर ये आ गया तो अब इसमें ऑप्शन यही दिख रहा है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि दूसरी स्टेज में हमारा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चे में आता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पहली स्टेज में भी आ जाता है, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। पियाजे के हिसाब से जो टीचर है उसको क्या होना चाहिए? मोबाइलाइज और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ये पियाजे ने कहा था। गतिशील और लचीला हो, कह रहे हैं कि जीन पियाजे के रचनावाद का प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करेंगे, तो ये पूछा हुआ है। वातावरण से अंतरक्रिया करके, एनवायरनमेंट से वो एनवायरनमेंट में काम करते हैं, अपने से ज़्यादा जो नॉलेज वाले लोग हैं उनके साथ अंतरक्रिया करके, सोशल इंटरेक्शन करते, सोशल इंटरेक्शन को वो मना करता है, मतलब उसने वैल्यू नहीं दी है। ये मोर नॉलेजेबल अदर्स होते हैं, एमक्यू वगैरह की बात किसने की थी? वाइगोस्की ने की थी। इमिटेशन तो बिल्कुल नहीं करना है, एंटिसिपेशन नहीं करना है, तो पहला आपका उत्तर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्टेज में बच्चे के अंदर हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है? हाइपो डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है? आपकी निगमनात्मक सोच, ये फॉर्मल स्टेज में आती है। अमूर्त संक्रियात्मक में आ जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कौन सी स्टेज में, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं? यानी कि पहली स्टेज तो कवर हो गई, ठीक है, पहली स्टेज भी हो सकती है, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों के मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं।
रियलाइज दैट एक्शन कैन बी रिवर्स्ड, यानी उनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं है। देखो वैसे देखा जाए तो इसके अंदर आपका उत्तर पहली स्टेज भी हो सकता है और दूसरी भी हो सकता है, क्योंकि समझो ना, जो चीज़ बच्चे के अंदर, अब इन्होंने कहा है कि अब जो इन्होंने बात कही है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है बच्चों में, ऑब्जेक्ट परमानेंस तो पहले स्टेज के एंड में ही आ जाती है, 18 महीने में आ जाती है बच्चों के अंदर, और जो चीज़ नहीं आ पाती वो दूसरे साल में भी नहीं आ पाती। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर इसका सेंसरी मोटर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भाई सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर भी तो बच्चे के अंदर वो चीज़ नहीं आ पाती, जब दूसरी स्टेज में जो चीज़ नहीं आ पाई है वो पहली स्टेज में कैसे आएगी, और जो चीज़ इन्होंने दी हुई है वो तो चीज़ पहली स्टेज में ही आ जाती है। आंसर इसके दोनों है, पहला और दूसरा, दूसरे के ऊपर भी वो सही आ रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी वो चीज़ आ रही है। क्योंकि समझो, आप ये सोचो कि पहले साल में आपने कोई अचीव कर लिया, आपके पास 4 साल हैं, आपने पहले साल में आपके पास कोई चीज़ आ गई थी, और एक चीज़ आपके पास आई है तीसरे साल में। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये चीज़ आपके पास में एक चीज़ आ चुकी है और दूसरी चीज़ नहीं आई है, तो वो तो पहले के अंदर भी और दूसरे के अंदर भी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, तो आप दोनों लगा सकते हो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर मान लो आपका ये हो जाए कि पहले साल के एंड में आई है, तो पहले साल में, पूरे पहले साल में आपके पास नहीं थे वो चीज़ें, लेकिन पूरे जो आपका ये था दूसरे साल में, तो पूरे दूसरे साल में आपके पास वो चीज़ रही है, तो सेंसरी मोटर भी हो सकता है, प्री ऑपरेशनल भी हो सकता है, दोनों इसके उत्तर हो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं 4 चिल्ड्रन हु आर इन प्री ऑपरेशनल स्टेज, दूसरी स्टेज में है भैया पे बच्चे, तो आप क्या करोगे इनके लिए? कॉम्प्लेक्स डायग्राम तो आप बिल्कुल नहीं बनाओगे, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दोगे, हाइपोथेटिकल थिंकिंग ये भी नहीं दोगे, पहला आपका उत्तर होगा। उनको प्रोप्स दोगे और बहुत सारा ऑडियो विजुअल मटेरियल दोगे। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अमूर्त चिंतन आपका कब शुरू होता है? चौथी स्टेज में होता है भाई, 11 से जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 4th है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आसान है ये क्वेश्चन तो। अ चाइल्ड इज गिवन 20 ब्राउन वुडन बीड्स, जिसमें से 2 बीड्स जो थी वो वाइट थी, ठीक है। मतलब कि टोटल 22 दिए हैं, 22 में से 20 उसको ब्राउन दे दी और 2 सफ़ेद दे दिए, ठीक है। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लड़की से अधिक मानक हैं या भूरे, मतलब तुम्हारे पास ज़्यादा वाइट है या फिर ब्राउन है, आप ये बताओ। देयर आर मोर ब्राउन बीड्स, बच्चा ये कहता है मेरे पास ब्राउन, तो सही कह रहा है बच्चा, तो इस हिसाब से वो कौन सी में, देखो सेंसरी वाला तो कर ही नहीं पाएगा ये चीज़ें, तो प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल चारों इसका ऑप्शन, ये आंसर दे सकते हैं। तो आपका दूसरा आंसर एक चूज करना पड़े तो मैं दूसरे को करूँगा, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे में ये चीज़ आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एक 5 वर्षीय बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? लैक ऑफ कंजर्वेशन है। लैक ऑफ कंजर्वेशन 2 वजह से होता है, एक तो सेंट्रेशन की वजह से होता है और एक होता है रिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी की वजह से। तो अब यहाँ देखते हैं, तो ये क्या रखा है, वह प्रवृत्ति सोच नहीं रखती, ये हो सकता है, रिवर्स नहीं कर पाती, गोल डायरेक्टेड नहीं, सिम्बलाइज इमिटेड नहीं, यही आपका आंसर होगा, पहला आपका उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इन पियाजे के अनुसार बताओ क्या इंपॉर्टेंट है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अ चाइल्ड रीजन दैट फॉलोइंग ओल्ड टॉफीज आर स्वीट, सभी टॉफियाँ स्वीट होती है, द कैंडी इज टॉफ़ी, एक कैंडी है वो स्वीट होती है, देयरफॉर कैंडी इज स्वीट। तो ये देखो, यहाँ सीटेट ने जो आंसर दिया था वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज दिया था, लेकिन इसके ऊपर चैलेंज भी करा था, उन्होंने नहीं माना। इसका आंसर मेरे हिसाब से 4th होना चाहिए, फॉर्मल ऑपरेशन। अगर दोबारा क्वेश्चन पूछा तो मैं फॉर्मल ऑपरेशन ही लगा के आऊँगा, मतलब मेरे हिसाब से, लेकिन इन्होंने आंसर दिया था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब होता क्या है समझो, ये वही वाला कॉन्सेप्ट तो है, ए अगर बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो सी ए से छोटा होगा, यानी ए सी से भी बड़ा होगा, ये वही वाली चीज़ तो है, तो फॉर्मल होना चाहिए, ट्रांजिटिव चीज़ आ रही है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मिडल चाइल्डहुड कौन सा हो सकता है भाई? वो आपका 7 से 11 हो सकता है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 7 वाला आ गया, मिडिल चाइल्डहुड 7 से 11 वाला आ गया। तो अ चाइल्ड बिगन टू लर्न इमिटेशन नहीं भाई, वो तो सेंसरी वाले में आ जाता है। अ चाइल्ड हु कैन फॉलो एब्स्ट्रैक्ट वाली भी चीज़ नहीं आती, वो 11 से 14 में आती है।
अ चाइल्ड हु कैन नॉट इंडल्ज इन कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले में बच्चा नहीं आ पाता तो नहीं भाई, वो 2 से 7 वाले में। क्यों कोऑपरेटिव प्ले में क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि अभी उसकी ईगोसेंट्रिक स्पीच रहती है, ये सारी चीज़ें रहती है। अ चाइल्ड हु कैन रीजन लॉजिकली एंड डू कंजर्वेशन टास्क, ये आपका है 7 से 11 वाला, यही आपका होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, आसान था ये तो। इनमें से बताओ कौन सा पेयर सही है? शैशवावस्था, नाम बदल दिया फिर से शैशवावस्था का, इन्फेंट। अब की बार तो हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है, ठीक है। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज में लॉजिक करते हैं क्या? नहीं भाई, तर्क लागू नहीं करते। प्री ऑपरेशनल स्टेज में डिडक्टिव एंड लॉजिकल थिंकिंग, नहीं भाई। लॉजिक और डिडक्टिव थिंकिंग तो हो ही नहीं सकती प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और लॉजिकल थिंकिंग भी नहीं आते। इसमें क्या होता है कंक्रीट वाले में कि वर्गीकरण कर लेते हो, संरक्षण कर लेते, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाता है। इमिटेशन बिगिन होता है चौथी स्टेज में, नहीं भाई उसमें तो सब कुछ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पियाजे की थ्योरी में बैलेंस वाली चीज़ कहाँ थी भाई? बैलेंस कहाँ बनाया जा रहा था? इक्विलिब्रेशन में, सामयिकरण में बैलेंस बनाया जा रहा था, बीच का संतुलन। संतुलन हिंदी में तो इसको कई बार संतुलन ही लिखा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखो, एट विच स्टेज कैन चाइल्ड सोल्व द स्टेटमेंट ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक? प्रोपोजिशनल लॉजिक कर रहा है, ठीक है। प्रोपोजिशनल लॉजिक का हो या फिर आपका क्या होता था वो ट्रांजिटिव थॉट्स का हो, ये किस में आता है? चौथी स्टेज में आ जाते हैं। ऑल ह्यूमंस आर फिश, सम फिश आर इंटेलिजेंट, ऑल ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, ये किस तरह से होता है? ये फॉर्मल स्टेज में आप कर सकते हो। फॉर्मल स्टेज आपका क्या था? अमूर्त संक्रियात्मक आपकी अवस्था थी, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भैया। अब हम कह रहे हैं निम्नलिखित में से जीन पियाजे की आलोचना किस बात पे की गई है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बिल्कुल सही बात है। और ये बात पियाजे नहीं कहता, पियाजे ये कहता है कि पहले हमारी लर्निंग आती है, उसके या थिंकिंग आती है हमारी, और उसके बाद भाषा आती है। जबकि ऐसा नहीं है, जो वाइगोत्स्की ने कहा है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यही वाली चीज़ है कि भाषा को, कल्चर को उसने कोई वैल्यू ही नहीं दी है पियाजे ने अपनी थ्योरी में। और क्रिटिक ये बात कहते हैं बच्चे के अंदर कब संरक्षण आ जाता है, यानी कंजर्वेशन कब आ जाता है? तो हमने बताया था उसके जितने भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं वो तीसरी स्टेज में ख़त्म हो जाते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, उसके अंदर ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नहीं है उनको आप क्या कह सकते हो? ठीक है, जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में नहीं है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया था इंग्लिश में। उन्होंने कहा था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो हैं उन बच्चों के लिए आपको क्या नहीं करेंगे? क्लासीफाई करने के लिए कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ वो उस लायक हैं बच्चे। एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट करने लायक तो अभी उनमें हुआ ही नहीं है विकास, ठीक है। तो दूसरा आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है तो वो ऊंची पीठ वाला घोड़ा उसको कहती है। तो ये कह रहा है ये एसिमिलेशन हो रहा है, जिसको हिंदी में समावेशन लिखा हुआ है, वैसे ये आत्मसातकरण आपको ज़्यादा लिखा दिखेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। करेक्ट पेयर बता दो, कौन सा सही युग्म है बताओ? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पनात्मक निगमात्मक सोच होती है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, बिल्कुल सही बात है। सेंसरी मोटर नहीं भैया, सेंसरी मोटर में सिंबॉलिक थिंकिंग नहीं आती। प्री ऑपरेशनल में कंजर्वेशन नहीं आता, और कंक्रीट में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आती। तो पहला ही आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप ये बताओ, आप कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों के लिए क्या करोगे? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट दोगे? नहीं भाई। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू क्लासीफाई वगैरह ऑब्जेक्ट करने के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है, और उनका कॉम्प्लेक्स लेवल बढ़ा सकते हैं क्लासीफाई ऑब्जेक्ट क्लासीफाई करने का, क्योंकि क्लासिफिकेशन उनको आ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए हम उनको कुछ भी देंगे। गिव प्रॉब्लम दैट रिक्वायर लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग में हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है उनको, जो बच्चे इस टाइम पे नहीं बना सकते, उनकी हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग नहीं होती है। तो चौथा आपका नहीं होगा, सेकंड आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तु की प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है, यानी सिंबल्स यूज हो रहे हैं, मतलब सिंबल्स एक तरह से सिंबॉलिक थॉट हो रहा है उस बच्चे के लिए। तो वो कौन सा होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाता है। आया समझ में? नेक्स्ट पे चलते हैं।
कह रहे हैं पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी एक वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना है। एक ही एस्पेक्ट आप देख रहे हो तो वो किस में आता है, सेंट्रेशन में आता है, केंद्रीयता में आ जाता है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और इससे अभी सारी चिंतन आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप बताओ करेक्ट पेयर क्या है। प्री ऑपरेशनल में एनिमिज्म आ जाता है, सीधा सीधा आंसर यही था। संवेदी काल में सिंबॉलिक थॉट नहीं आते हैं। इमिटेशन आपका सेंसरी मोटर में होता है। और फॉर्मल स्टेज में सेंट्रेशन नहीं, ये भी सेकंड सॉरी ये थर्ड स्टेज में हो जाता है, नहीं सेकंड स्टेज में ही होता है सेंट्रेशन, थर्ड स्टेज में डिसेंट्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनमें से 5 साल में बच्चा क्या कर सकता है। हाइपोथेसिस बनाएगा नहीं, कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट करेगा नहीं, अभी तो बच्चा कंफ्यूजन में है। सिंबॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, देखो एक होता है सिंबॉलिक थॉट और एक होता है सिंबॉलिक रीजनिंग, इनके बीच में कंफ्यूज मत होना। आया समझ में? सिंबॉलिक थॉट अलग चीज़ है, उसको पता चल जाता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से समझाया गया है, ये किसी चीज़ का सिंबल है। ठीक है, अगर हाथ बना दिया तो वो किसी चीज़ का सिंबल है, तो वो वाली चीज़ तो आपकी आ जाती है सेकंड स्टेज में। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या सिंबॉलिक रीजनिंग है, ये नहीं आ पाती उस बच्चे में। तो इनिशिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड सिंबॉलिक प्ले, सिंबॉलिक प्ले की शुरुआत हो जाती है। सही बात है, चौथा आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इन पियाजे थ्योरी द प्रोसेस इन विच अ चाइल्ड ट्रांसफॉर्म, मॉडिफाई कर रहा है स्कीमा को, एक्मोडेशन है, मॉडिफाई कर रहा है, समायोजन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो हिंदी में क्या हुआ, अनुकूलन इसका नाम रख दिया भाई, एसिमिलेशन का नाम रख दिया। आप समझ रहे हो इस चीज़ को, हिंदी में कुछ भी नाम रख देंगे भाई। अनुकूलन कभी एक्मोडेशन को बोल देंगे, कभी एडेप्टेशन को बोल देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि अफसा एक आलू के चिप्स को देखती है और कहती है तितली। अभी उसके प्रतीकात्मक विचार हैं, प्रतीकात्मक विचार यानी सिंबॉलिक थॉट्स उसके आ रहे हैं, सिंबॉलिक रीजनिंग उसकी नहीं है, सिंबॉलिक थॉट्स उसके आए हैं, तो वो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है तो आप क्या करेंगे, डायग्राम उसको दिखा सकते हैं, हायरार्किकल रिलेशनशिप उसको बिल्कुल बता सकते हैं, हाइपोथेटिकल रीजनिंग के लिए, थिंकिंग के लिए उसको प्रॉब्लम दे सकते हैं। अवॉइड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम नहीं दोगे उसको, अवॉइड करोगे, ये आपको नहीं करना है, आप दोगे, फॉर्मल ऑपरेशनल में है ना बच्चा। गिव अपॉर्चुनिटी टू सोल्व प्रॉब्लम्स रीजन साइंटिफिकली, तो ये चौथा भी आपका सही है। तो तीसरा नहीं है आपका, तीसरा कहानी है, चौथे ऑप्शन में नहीं है। 1, 2 और 4 चौथा आपका ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जीन पियाजे के अनुसार इनमें से आप ये बताओ कि देखो यहाँ संयोजन लिख दिया, समावेशन लिख दिया, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इंग्लिश में ये क्या है, एक्मोडेशन है और एसिमिलेशन है। अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था एसिमिलेशन को इन्होंने अनुकूलन लिखा हुआ था, समझ रहे हो, और यहाँ ये ऑप्शन में अलग नाम एडेप्टेशन बना के लिखा हुआ है। तो वैसे ही अगर इंग्लिश में देखा जाए तो एडेप्टेशन की 2 प्रोसेस होती है, एक एक्मोडेशन और एक एसिमिलेशन, यही आपका इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जीन पियाजे मैचुरेशन को देते हैं और लेवोइगोस्की कल्चरल टूल को देते हैं। ठीक है, रीइंफोर्समेंट ये तो कोई भी नहीं करता, ये भी कोई नहीं करता, रीइंफोर्समेंट ये भी कोई नहीं करता। ठीक है, चेंज इन स्कीमा ये तो कौन करता था, ये तो पियाजे करता था। ठीक है, लेकिन वाइगोस्की नहीं करता था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल अवस्थाओं से बना है, तो भैया वो एक्मोडेशन और एसिमिलेशन से बना है। ठीक है, आत्मसात्करण को अब ये समावेशन भी कहने लगे, इस बात को समझ लेना भाई। कह रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई या भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाएंगे, यानी एक सीरीज में लगा पाएंगे या ये सारी चीज़ कर पाएंगे, तो वो कौन सा सीरिएशन आपका कौन से उसमें आ रहा था, तीसरे में आ रहा था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ रहा था। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ रही थी, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट किसके अंदर आ रहे थे, ये आ रहे थे आपके फॉर्मल ऑपरेशनल में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का पोर्शन थे ये। नेक्स्ट पे चलता है, आसान था। कह रहे हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना क्या है, इनमें से बताओ आप। बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है, यही है आपकी जो ये जीन पियाजे कहता है। जीन पियाजे ने सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, एक्टिव बीइंग्स के बारे में उन्होंने कहा है, ये बात बिल्कुल कही है कि चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाई
देयर एक्टिंग अपॉन एनवायरनमेंट, ये बात भी कही गई है, लेकिन सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आप बताओ ये कौन सी है? मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है। इससे आसान क्वेश्चन कोई हो सकता है क्या भाई? बताओ, सिंपल क्वेश्चन था। देखो कह रहे हैं यू आर टीचर हु बिलीव्स चिल्ड्रन लर्न एट वेरिएड पेसेस, अलग अलग तरह से बच्चे सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन तो वैसे उसका होना चाहिए था, इंक्लूसिव एजुकेशन का। इसका आंसर क्या था कि बच्चों के सीखने के नए तरीकों से संबंधित है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों के लिए समान और समान तो हम कभी करेंगे ही नहीं। अच्छा, संबंधित ना हो लिखा हुआ है, ये तो ना हो वाली चीज़ नहीं है ये तो। चौथा आपका ऑप्शन है आकलन के विभिन्न तरीकों पर आधारित है, इज बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट, ये चीज़ हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक बच्चे ने घोड़ा को देखा, ठीक है, घोड़े को देख के उसने कहा कि ये देखो कितना बड़ा कुत्ता है तो वो क्या है, सिमुलेट कर रहा है, उसको लगा 4 पैर वाले सभी कुत्ते होते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अ चाइल्ड शोन अ 3D मॉडल, 3D मॉडल दिखाया जा रहा है चाइल्ड को, अनदर पर्सन लुकिंग एट मॉडल फ्रॉम अ डिफरेंट पोजीशन। अब वो 3D मॉडल वो ऊपर से देख रहा है, वो नीचे से देख रहा है। ठीक है, द चाइल्ड इज आस्क्ड टू डिपिक्ट द अदर पर्सन, अब बच्चे से ये पूछा गया बताओ अब वो जो दूसरा बंदा है वो किस तरह की उसको वो चीज़ दिख रही होगी, तो बच्चा नहीं बता पाया। यानी कि वो मेनली आप ये कह सकते हैं वो दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, ये कहना चाह रहे हैं, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं देख पाया, या फिर वो उसका व्यू ही नहीं बता पाया कि भाई वो चीज़ दूसरी तरफ से कैसे दिखेगी। तो वो उसके अंदर इकोसेंट्रिज्म की भावना और रहती है बच्चे के अंदर। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो ये तो हो ही नहीं सकता, एनिमिज्म हो ही नहीं सकता, जिंदा नहीं हो रही कार। ऑब्जेक्ट परमानेंस ये नहीं है कि खो गई थी अब मिल गई है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी नहीं हो सकता, तो ईगोसेंट्रिज्म इसके अंदर दिख रहा है हमें। कह रहे हैं कि जीन पियाजे प्रपोज द चिल्ड्रन थिंकिंग, बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से कैसे होती है, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट होती है, क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है। आपका दूसरा आपका आंसर है। ठीक है, तो भाई आपके 100 क्वेश्चन कर लिए भाई आज हमने, 9:30 का समय है, यानी कि 1 घंटे के अंदर हम 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो धन्यवाद आपका, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में बताना अगर और कुछ हम कर सकते हैं तो। धन्यवाद।